जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बजट को लेकर हमारी ये विशेष कवरेज जारी है। इस कवरेज में हमारे साथ बातचीत करेंगे आलोक जोशी, जो सीएनबीसी आवाज के पूर्व संपादक हैं, और साथ ही साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री और बजट पर उनकी विशेषज्ञता है। उनसे करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को ईमानदारी से अपनी जगह पर स्थापित करने की। इसके लिए हमें आपके मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी ईमानदार पत्रकारिता करे, सच आपको दिखाए, तो इसके लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, डोनेशन दें। और साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक होगा, अगर उसको क्लिक करेंगे तो आप सत्य हिंदी का जो मोबाइल ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमें निराश ना करें, हमें जरूर आपकी इस मदद का इंतजार रहेगा। और बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले इस प्रोग्राम के पहले पार्ट में कहा था बजट को लेकर कि भाई सरकार का घाटा कैसे पूरा होगा, सरकार के पास पैसा कहां है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। इस बजट से क्या वो अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर हो जाएगी? आज इस पार्ट 2 में हम बातचीत करेंगे कि आम आदमी की ये जो कोरोना नाम की महामारी है, इससे कैसे निजात मिले, और इसकी इसकी वजह से क्या सरकार स्वास्थ्य को लेकर, आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ विशेष काम कर सकती है? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बेरोजगार बड़ी संख्या में हुए हैं? अभी लेटेस्ट डेटा आया है कि जो अनस्किल्ड वर्कर थे, लगभग लगभग 65 से 66% लोग बेरोजगार हुए थे लॉकडाउन लगने के बाद। और अभी भी स्थिति जो है करीब 20 से 22% लोग हैं जो बेरोजगार हैं। तो उनको रोजगार कैसे मिले? क्या बजट में इस बात को लेकर कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई बात की जा सकती है? साथ ही साथ आम आदमी की कमाई बहुत कम हो गई है, उसकी कमाई कैसे बढ़ेगी? इन्हीं सब सवालों पर आलोक जोशी से बात करेंगे। आलोक जी, सबसे पहला सवाल ये, हालांकि पिछले पार्ट में आपने कहा था कि कोरोना के संदर्भ में कुछ सरचार्ज लगाया जा सकता है, कुछ बॉन्ड इशू किया जा सकता है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोरोना क्या एक अवसर की तरह है? आप कह सकते हैं कोरोना एक अवसर की तरह भी है, और ये अपनी जिंदगी में देख लीजिए। और तमाम कंपनियों के, मैंने जिक्र किया था आपसे बातचीत में कि कंपनियों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो देखिए, उनमें एक बड़ी खास बात दिख रही है। कंपनी के मैनेजमेंट की नज़र से, मालिक की नज़र से या शेयर होल्डर की नज़र से देखिए तो बड़ी अच्छी बात है हम्म, कि कंपनी की बिक्री नहीं बढ़ी है, हम्म, कंपनी का खर्चा कम हुआ है, हम्म, और इसकी वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। हम्म, 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 तो अगर कमाई नहीं हो रही है, इसके बावजूद मुनाफा बढ़ रहा है, इसका हम्म, अर्थ है कि कॉस्ट कटिंग हुई है। तो कंपनी ने कम खर्च में गुजारा करना सीख लिया है। हम्म, ये कम खर्च में गुजारा करना हमने आपने भी सीखा है आशुतोष जी। अगर आप ध्यान दें, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब अब दफ्तर नहीं जाना होता है, घर से हम्म, काम करते हैं, हम्म, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, हम्म, घर में तो आने जाने का खर्चा बच गया। हम्म, तो एक तरह से, और दूसरा, हम सब ने बहुत एफिशिएंटली काम करना सीख लिया है। हम्म, हम लोग ये कल्पना नहीं कर सकते थे, अगर पिछली जनवरी में हम बात कर रहे होते, हम्म, कि सब लोग अपने अपने घर से काम करेंगे और दफ्तर चल जाएंगे। हम्म, हम्म, कोई नहीं सोच सकता था। हम्म, हम लोग जानते थे कि ये सिद्धांत रूप में संभव है, लेकिन क्या व्यवहारिक हो जाएगा? हम्म, तो ये असंभव संभव हो गया है। तो डिजिटाइजेशन जिसको कहते हैं, उस दिशा में हम्म, एक बड़ी भारी छलांग इस देश ने लगा ली है। दुनिया ने लगाई होगी, लेकिन हम तो अपने देश की कहेंगे। हम्म, जो चीज शायद 10 साल में, 15 साल में होती, 5 हम्म, साल में होती, वो 1 साल के अंदर ऐसे हो गई है जिसे हम्म, जबरदस्ती कर दी गई है। हम्म, हम्म, लोगों ने कम खर्च में गुजारा करना सीख लिया है। हम्म, लेकिन इससे संकट भी पैदा होता है। जब मैं हम्म, कम खर्च में गुजारा करना सीख लेता हूं, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। हम्म, बचत करके कोई अमीर नहीं बनता है आशुतोष, ये ध्यान रखिएगा। हम्म, हम्म, पैसा बचा के आप अमीर नहीं बन सकते हैं। हम्म। अमीर बनने के लिए आपको अपने खर्च बढ़ाने पड़ते हैं, और जब आप खर्च बढ़ाते हैं तो आप उस खर्च के लिए कमाई का इंतजाम करते तो हैं। सवाल है कि कोरोना तो को लेकर सरकार क्या कर सकती है? कोरोना का वैक्सीन जो है फ्री में दे सकती है। स्वास्थ्य को लेकर कि ताकि इस तरीके की कोई आपदा भविष्य के अंदर उससे निपटने के लिए सरकार कुछ कर सकती है, कोई नया टैक्स लगा सकती है, कोई नया बॉन्ड लेके आ सकती है, क्या कर सकती है? देखिए, कोरोना को लेकर सरकार एक तो ये कर सकती है कि सरकार बहुत खुश हो सकती है, जो अभी तक वो होती रही है, कि साहब भारत में देखिए हमारे यहाँ सब कंट्रोल में है, क्या हमारा नंबर देखिए, दुनिया का नंबर देखिए। हम्म, इस देश की जनता इस बात से खुश हो सकती है कि हमारी कलेक्टिव इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हम्म, यही वजह है कि जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं, भीड़ भड़का, चुनाव भी हो गया, ये अभी किसानों का आंदोलन हो गया, यहाँ आपको मास्क भी मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं, हम्म, लेकिन यहाँ कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं। हम्म, जो पहले दौर में बड़ा भारी डर था कि गांव में कोरोना फैल गया तो क्या होगा, हम्म, तो गांवों से भी कोरोना फैलने की ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है। हम्म, तो एक एक ये राहत की खबर है। हम्म, दूसरी बात रही टीके की। हम्म, तो अब तक के जितने टीके लगे हैं इस देश में, हम्म,
उन सब टीकों में अगर मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे को जो बूस्टर और ट्रिपल वैक्सीन लगते हैं वो 3-4 तरह के वो लगवाऊं प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाके पैसा देके तो मैं लगवाता हूँ। वरना सरकारी अस्पताल में हर चीज मुफ्त में लगने का इंतजाम अब तक रहा है। तो आज कोरोना को लेकर ये सवाल क्यों उठना चाहिए कि ये टीका मुफ्त में लगना चाहिए या नहीं और इसका पैसा क्यों दिया जाना चाहिए। आप कह सकते हैं कि साहब जो आदमी कमा रहा है और जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो इसका खर्चा दे दे, तो बहुत सारे लोग देंगे भी। बहुत सारे लोग अभी ये तय करेंगे, ये आपस में वो चुनेंगे कि मैं फाइजर का टीका लगवाऊं कि मैं सीरम इंस्टीट्यूट का टीका लगवाऊं या मैं भारत बायोटेक का टीका लगवाऊं। तो जिसको ये करना है वो अपना खर्चा करे, लेकिन जो आपके भरोसे है, जिसके लिए ये वेलफेयर स्टेट की सरकार होती है, उसके लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। इसमें कोई सोच विचार शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। और बजट में इसका इंतजाम होना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए सरकार को कि अब ये राज्य सरकारें देख लें, क्योंकि जो हाल केंद्र का है वही राज्य का भी है। राज्य के पास भी कमाई के कोई अलग से साधन नहीं है जो कि कोरोना से अछूते हैं। इसलिए इसके लिए पैसा इंतजाम करने की जो व्यवस्था हो, अगर आपको सरचार्ज लगाना है, आपको अमीरों पे टैक्स लगाना है, आपको लोगों से दान मांगना है, आपने एक पीएम केयर फंड खोला है, वो उस फंड का पैसा कहाँ गया ये प्रश्न अभी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वहां से दिया जाए। वरना मैंने रास्ता बताया है। हर चीज के लिए सरकार, इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। दुनिया में रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, दुनिया में कहीं रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। यूरोपीय देशों में नेगेटिव रिटर्न हो गया। अगर आप बैंक में पैसा रखिएगा तो ब्याज देने के बजाय बैंक आपसे ब्याज लेगा। तो वो सब ढूंढ रहे हैं पैसा लगाने के ठिकाने। भारत सरकार सॉवरेन बॉन्ड इश्यू कर सकती है दुनिया के मार्केट में बहुत कम ब्याज दर पर। इस वक्त सस्ता पैसा मिल रहा है, वो पैसा उठा सकती है और इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है। लेकिन इस महामारी के दौरान जो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिस और महामारी के पहले भी कहा जा रहा था कि 45 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या नहीं खड़ी हुई, तो उस समस्या को महामारी ने और बुरा कर दिया है। उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सरकार क्या कर सकती है? क्या आपको उम्मीद है कि दरअसल बेरोजगारी की समस्या का निराकरण हो सकता है? देखिए, बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के 2-3 तरीके हैं आशुतोष। एक तो सीधा तरीका, पुराना पारंपरिक तरीका है कि साहब आप कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दीजिए, ऑटोमोबाइल को बढ़ावा दीजिए, और इससे कंस्ट्रक्शन में एक पैसा खर्च करने से दूसरी उससे सीमेंट की मांग बढ़ती है, स्टील की मांग बढ़ती है, घर बिकते हैं, मजदूर लगते हैं, ट्रक लगता है, सब लगता है, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसमें पैसा लगाने का। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा है कि सरकार नौकरियां दे। लेकिन अब दुनिया जहां जा रही है वहां आपको ये बात माननी चाहिए दिल पे हाथ रख के कि अब नौकरियां नई होने वाली नहीं है। नौकरियां जितनी हैं इनसे कम होंगी, इनसे ज्यादा नहीं होंगी। बहुत हाईली स्किल्ड लोग नौकरी पाएंगे। बाकी लोगों के लिए अब एक नया टर्म है गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी जिसको कहते हैं। आदमी को महीने भर यहाँ काम मिला, 15 दिन का वहां काम मिला, और ये जो अभी दिहाड़ी मजदूर जिसको हम कहते थे, अब नए जमाने के दिहाड़ी मजदूर आने वाले हैं मिडिल क्लास में। और बहुत से लोग शौकिया करते भी हैं काम। यहाँ मुंबई शहर में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं। क्या करते हो? मैं तो असाइनमेंट पे काम करता हूँ। तो असाइनमेंट पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे देश में दिक्कत क्या है कि आदमी अगर पक्की नौकरी नहीं कर रहा है तो उसको इज्जत के साथ देखा, अच्छा तो तुम्हारी नौकरी छूट गई क्या? तो क्या तुम्हें काम मिला नहीं है? एक तो ये सामाजिक इशू है। सरकार, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सिक्योरिटी का इशू है कि इस तरह का आदमी जो नौकरी कर रहा आदमी था, उसकी कोरोना काल में तनख्वाह कट गई होगी, नौकरी चली गई होगी, तब भी कुछ उसको नोटिस का पैसा मिला होगा। यहाँ बॉलीवुड में काम करने वाले लाखों लोग हैं, जो कोई एक्टर हैं, कोई टेक्नीशियन है, कोई मेकअप मैन है, तमाम लोग हैं जी। इन सब के लिए अचानक अगर फिल्म बननी बंद हो गई, अब उनके लिए कमाई का रास्ता भी बंद है और कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है। सरकार को अब करने की जरूरत यह है कि वो, जैसे उन्होंने पहले कहा कि साहब नौकरी ही रोजगार नहीं है, तो अब जो नौकरी पेशा लोगों के लिए सेफ्टी नेट अवेलेबल हैं, वो ईपीएफ हो, ईएसआईसी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऐसी व्यवस्थाएं अब इन लोगों के लिए करनी होंगी, हमारे जैसे लोगों के लिए जो अब कहीं बंधी नौकरी नहीं करते हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपना कुछ कमा रहे हैं। आप कॉन्ट्रीब्यूटरी आयोजन कर दीजिए कि महीने में इतना पैसा देना होगा जिसके अगेंस्ट आपका इलाज हो जाया करेगा। यूं तो हमारे देश में मुफ्त इलाज की व्यवस्था है सरकारी अस्पतालों में, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पा रही है, सीजीएचएस स्कीम में भी प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है लोगों को, तो इस नेट को अगर आप बढ़ा देते हैं तो मेरा ख्याल है
कि वो रोजगार की परिभाषा, रोजगार में आदमी है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो आदमी महीने में कमा रहा है कि नहीं, आदमी कमाता है कि नहीं, प्रश्न ये होना चाहिए। जी। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं और मेरे पास पैसा रखा है जिससे मैं ब्याज कमा लेता हूं या मैं शेयर बाजार में लगा के कमा लेता हूं, तो मेरी कमाई हो रही है ना, मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। जी, ये वाली परिभाषा पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। आलोक जी, अब संक्षेप में एक तीसरा सवाल यह है कि आम आदमी की कमाई तो बहुत कम हो गई है, अब आम आदमी क्या करे कि उसकी कमाई बढ़े? आम आदमी के करने के लिए देखिए रास्ता वही है जो मैं तो कहता रहता हूं अक्सर। एक आम आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो अपना पैसा कहाँ रख रहा है, क्यों रख रहा है, और उनको मेरा ख्याल है कि शेयर बाजार में निवेश करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये भ्रम है कि शेयर बाजार में सट्टा होता है, जुआ होता है, वो भी होता है, उससे सावधान रहें। लेकिन लंबे दौर में अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो लंबे दौर में आप फायदे में रहते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जो जिस पर इन्फ्लेशन का असर है। इस पिछले साल भर की तेजी को देखकर किसी तरह से भ्रमित न हो, ये मैं उन दर्शकों के लिए खास तौर पे कह रहा हूं जिन्होंने आज तक बाजार में पैसा नहीं लगाया है। ये पिछले साल भर की तेजी किसी फंडामेंटल की तेजी नहीं है, ये इकोनॉमी के दम की तेजी नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप से आए हुए पैसे की तेजी है। और वो पैसा जिस दिन निकलेगा उस दिन ये तेजी भी खिसक जाएगी, तो ये पता नहीं चलेगा कहाँ। ये शेयर बाजार के अलावा अगर मेरे जैसे आदमी को तो शेयर बाजार समझ में नहीं आता है, तो जिसको शेयर बाजार की समझ नहीं है, फिर वो क्या करेगा, कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए? 30 सेकंड में जवाब आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका और है आशुतोष, कि एक चीज कहूंगा खास तौर पे, अब जैसे हमारी तो अब मैं इस उम्र में भी करता हूँ, रोज नया काम सीखता हूँ। जो नौजवान लोग हैं उनको रोज अपने अंदर अपने पर इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। आपको रोज कुछ नया सीखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप रोज रोज कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो अब खतरा बढ़ता जा रहा है। अब वो जमाने गए जब आदमी ने आज नौकरी शुरू की, 37 साल बाद रिटायर हुए और माला पहन के घर आए और दफ्तर से 7 लोग साथ में आए गिफ्ट लेके। वो नहीं हो सकता। ठीक है। अब आप साल भर बाद, 2 साल, मुश्किल से 3-4 साल की नौकरी के बाद कंपनी को लगने लगता है ये इंसान बोझ है। अब इसकी जगह कोई सस्ता मिल सकता है, दूसरा ऐसा ही काम करेगा। तो जब तक आप अपने काम में रोज कोई एडिशन न कर लें, आपकी कंपनी को लगातार ये डर लगा रहे कि आप अगर चले गए तो नुकसान हो जाएगा, तो आप रिस्क में नहीं हैं। और अगर आपने इतना वैल्यू एडिशन अपने साथ कर रखा है, रोज आप नया काम सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, अपने को एनरिच करते रहते हैं, तो एक आप पैसा कमाने के तरीके भी सीखिए। ये पैसा बचाने के और पैसा कमाने के तरीके सीखिए, और नए कमाने के तरीके आएंगे क्योंकि दुनिया बदलती है, उसमें हर आदमी के लिए रास्ते खुलते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि रास्ते बंद हो, लेकिन उसके लिए अपने आंख कान खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा वाला रास्ता है वो मैं सुझाव दूंगा नहीं, मैं उस पर अमल कर लेता हूँ कि आप संतोष रखिए जितने में, तो फिर कोई ज्यादा उसके चलिए आगे आलोक आवश्यकता जी, आलोक जी, आपसे ये बातचीत बहुत अच्छी रही। फिलहाल अपने दर्शकों से कह दें कि आलोक जी की बातों को आपने गंभीरता से सुना है, उनको सुने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।